अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये कि जी हम इससे पहले कि हमारी जो आज की वीडियो है भेजा फ्राई, आप सब जानते ही हैं कि हम भेजा फ्राई और अब्बा डब्बा जब्बा इस तरह की वीडियोस बनाया करते हैं। तो बिल्कुल ताकि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और साथ साथ आप लोगों को न्यूज़ भी मिलती रहे। तो बिल्कुल आज भी हम उसी तरह से एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं कि जी एफएटीएफ वाले हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालने को तैयार हैं। एफएटीएफ में हमने लगता है कि अपने आप को पक्का करवा लिया है, परमानेंट जगह हमने ले ली है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। उसके बाद जी यूके वाले यानी कि जो इंग्लैंड वाले हैं, जो अंग्रेज हैं, जिन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं, वो हमें रेड लिस्ट से नहीं निकाल रहे। यानी ना तो कोई वहां से इंग्लैंड से कोई पाकिस्तान आ सकता है और ना ही कोई पाकिस्तान से जा सकता है, लेकिन हाँ ऐसे जा सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे लोगों के पास अगर वहाँ का पासपोर्ट हो या वहाँ का वर्क परमिट हो या वहाँ की सिटीजनशिप हो, वो जा सकते हैं और आ सकते हैं। लेकिन तब भी अगर कोई जाएगा तो वहां पे उसको 10 से 15 दिन जो है होटल में रहना पड़ेगा, जाहिर है कि कोविड की वजह से। मगर बात सारी ये कि बहुत सी कंट्रीज को उन्होंने निकाल दिया है और बहुत थोड़ी सी कंट्रीज जो हैं जो कहना चाहिए जिनका नाम जो है वो रेड लिस्ट में रह गया है, उसमें से एक पाकिस्तान भी है। और एफएटीएफ का तो आप जानते ही हैं कि हर बार हम कोशिश करते हैं, हर बार हमें लगता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, जबकि हमने 27 में से 26 पॉइंट्स क्लियर भी कर दिए हैं। मगर वो लास्ट पॉइंट हमारा ऐसा रह गया है कि वो जैसे कहते हैं ना, पूरा हाथी निकल गया और दुम रह गई। ये मुहावरा हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ बोला जाता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो कहते हैं जी पूरा हाथी निकल गया, दुम उधेरी रह गई। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है और हाथी निकल चुका है और दुम जो है वो रह चुकी है। तो इसलिए हम ग्रे लिस्ट में हैं। और इससे खैर इन सारी बातों से हमें, चाइना भी आप जानते हैं हमसे नाराज है। तो शेख रशीद साहब ने भी बताया कि दासू डैम के ऊपर जिस तरह से हमने स्टेटमेंट्स दी जल्दबाजी में, हमारी गवर्नमेंट ने यानी जिस तरह से स्टेटमेंट्स दी, उससे चाइना भी थोड़ा नाराज हो गया है। और वो यही कह रहे हैं कि एक तरफ हम अपने पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें और साथ साथ हम लाशें भी उठाएं। तो चाइना भी हमसे नाराज हो गया है इससे। जी ये बात तो खैर बिल्कुल एक तरह से हमें साबित हो जाती है, बात बिल्कुल क्लियर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मिनिस्ट्री उनके पास है, यानी कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो वो काम कर रहे हैं, वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर काम ठीक उनका नहीं हो रहा। इस वजह से सब लोग हमसे नाराज हैं। किसी जगह पे हमारे कोई काम हो रहा नहीं है, ना हम एफएटीएफ से निकल रहे हैं, ना हम इंग्लैंड वालों की रेड लिस्ट से निकल रहे हैं। और चाइना, अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका, और आप नाम लेते जाएं और गिनते जाएं, और हर तरफ हर दुनिया में जितनी कंट्रीज है, मेजॉरिटी के साथ हमारे टर्म्स जो हैं वो हमें खराब ही नजर आ रहे हैं। लेकिन रेड और ग्रे सुन के मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है ना, रेड और ग्रे का। आप समझ ही सकते हैं, मतलब ग्रे एफएटीएफ और रेड जो है वो इंग्लैंड का। तो देखिए मैंने सोचा कि मैं ये ड्रेसिंग जो मैंने की है, आप लोग अगर नोटिस करें तो ये मैंने ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। आपको पता है लेडीज की आदत है, जो मर्जी दुनिया में हो रहा हो, हमें तो बस जी ड्रेस से मतलब है और हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारी लुक कैसी आ रही है और हमने तैयार कैसे होना है, हमने बाल कैसे बनाने हो। मैं तो इयरिंग भूल ही गई, चलें कोई बात नहीं, फिर कभी सही कल बना लेंगे, कल फिर पहन लेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन फिर भी देखिए मेरा दिमाग कितना चलता है कि मैंने जैसे ये न्यूज सुनी तो मैंने कहा यार ये ग्रे और रेड, हाँ कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। मैंने एक दो बार माधुरी दीक्षित को भी पहने हुए देखा था, तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, ट्राई मारते। तो ये एक नेकलेस मिल गया, मैंने कहा चलो हाँ यही सही। खैर कोई बात नहीं, खैर मैं तो इस तरह की बातें करती ही हूँ, आप लोगों को तो पता है मेरी आदत कि मुझे बिला फजूल की बातें करने की आदत तो है नहीं। तो आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो देखें, नहीं देखनी तो ना देखें, मुझे क्या। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी खान साहब ने कह दिया था, अमेरिका को साफ साफ कह दिया था कि जी एब्सोल्युटली नॉट,
ये बात आप जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल भी अपनी मिलिट्री बेसिस जो है वो अमेरिका को नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका हमें जो है वो एब्सोल्युटली नॉट सुनने के बाद अगर वो हमें एब्सोल्युटली नोट उसको समझ आई अमेरिका को, बेसिकली खान साहब की, उनको लगा शायद खान साहब कह रहे हैं एब्सोल्युटली नोट, तो उन्होंने अब ये कहा है कि कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3,000 लोग जो हैं जो अफगानिस्तान से अमेरिकन निकल रहे हैं उनमें से 3,000 को कहा है कि जी इन्हें पाकिस्तान रखे और होटल्स में रखे, जहां रखना है रखे। तो अब जी खान साहब ने कहा है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स, होटल्स सब खाली करवा लिए गए हैं और वहां पे ये अमेरिकन आके रहेंगे। यानी परवेज मुशर्रफ ने जो है वो मिलिट्री बेसिस दिए थे इन अमेरिकन को, और इमरान खान साहब ने उनको यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, होटल्स ये सब कुछ दे दिए हैं। और वैसे भी अगर उनको हमारे पास मिलिट्री बेसिस चाहिए होते अमेरिका को तो उन्हें हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, वो ऑर्डर कर देते। तो बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने अभी कहा कि वो फिल्मों नहीं देखा आपने रामू काका, तो वो बिल्कुल उन्होंने हमारे मिनिस्टर्स को कहा रामू काका चलो भाई ये 3,000 लोग आ रहे हैं और इनके रहने का बंदोबस्त करो। तो बिल्कुल हमने कहा एब्सोल्युटली नोट, तो हमने पकड़े जी एब्सोल्युटली नोट, और हमने कहा ले आओ जी ले आओ, जहां इतने बंदे खा रहे हैं ये भी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, और फिर कुछ ना कुछ बच भी जाएगा। जाहिर है फिर आपस में बांट के, आपको पता है ना, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेगा, कोई गाड़ी खरीद लेगा, कोई बाहर प्लॉट खरीद लेगा, कोई फ्लैट खरीद लेगा, और कोई पिज्जा फ्रेंचाइज भी बना सकते हैं मेरा ख्याल है, हो सकता है, पॉसिबल तो बहुत है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं जी, ये है हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब, ये आपको दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि जी उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं मगर नजर नहीं आता उनका काम। अब पता नहीं क्यों नजर नहीं आता, इन लोगों को आंखों में क्या इन्फेक्शन हुआ है, इन्हें चाहिए आई ड्रॉप्स डाला करे। वो कहते हैं बहुत काम करते हैं उस्मान बुज़दार साहब, पंजाब में इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि सुन के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन पब्लिक को नजर ही नहीं आता। अजीब किस्म की पब्लिक है, कहती है हमें तो कोई काम ही दिखाई नहीं दे रहा बुज़दार साहब का, लेकिन खान साहब ने कहा है तो करते ही होंगे कुछ ना कुछ। मुझे तो खान साहब की बात पे भरोसा है जी, मैं तो किसी की बात का यकीन नहीं करती, आपको मालूम है, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किसी और की बात का। मुझे तो जो इमरान खान साहब ने कह दिया तो कह दिया, अगर उन्होंने कहा बुज़दार साहब काम करे तो बुज़दार साहब काम कर ही रहे होंगे, अच्छा जैसा मर्जी काम कर रहे हो मगर कर रहे होंगे। लेकिन इस पब्लिक को कौन समझाए, आप तो जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक को, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं और ना टीवी देखते हैं और ना इन्हें कुछ पता होता है, ना गूगल करते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं और कहते हैं जी बुज़दार साहब ने तो कुछ काम ही नहीं किया। अब खान साहब ऐसे ही थोड़ी बोल देंगे ना, खान साहब ऐसे ही थोड़ी फेंकते हैं, आपको क्या पता लंबी लंबी थोड़ी छोड़ होते हैं खान साहब बैठ के। लेकिन बस हमारी पब्लिक ऐसे ही है, खैर छोड़े, हमें क्या, हमें तो भाई किसी की बुराई करने की आदत ही नहीं है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों की तो फिर भी, आप लोग तो फिर भी आके नीचे उल्टा सीधा लिख के जाते हैं, मैं तो वो भी नहीं करती। मैं तो दिल ही दिल में 2-4 गालियां देके मैं कहती चलो किस्सा खत्म हुआ। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं जी, एक पिक्चर बड़ी आजकल चल रही है नेट के ऊपर, ट्विटर वगैरह पे खान साहब की, और इसमें जी लिखा हुआ है, खान साहब ने बता रहे हैं जी मैं तालिबान नहीं हूँ। आपको याद होगा इमरान खान कह रही हूँ, शाहरुख खान साहब की एक मूवी आई थी माय नेम इज खान, उसमें वो इसी तरह से बोर्ड लेके खड़े होते थे और वो कहते थे जी माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये इमरान खान साहब बोर्ड लेके खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि माय नेम इज इमरान खान एंड आई एम नॉट अ तालिबान। तो खैर देखते हैं क्या होता है आगे, मगर फिलहाल तो अफगानिस्तान की तरफ से हमारे पास तालिबान तो पहले ही आया जाया करते थे, आपको पता है, तुमको तो ने तो कहा भी है कि पाकिस्तान हमारा सेकंड होम है। और लेकिन ये है कि अब अमेरिकन भी आके यहाँ पे ठहर जाएंगे और फिर देखते हैं कि आगे कितने दिन वो रहने वाले हैं और यहाँ से उसके बाद और क्या एक्टिविटीज होती हैं और किस तरह का पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाएं जी, ये जो तस्वीर है ये हमारे यहाँ के पोस्ट ऑफिस में हर जगह इस तरह के बैनर्स लगा दिए गए हैं पाकिस्तान में, और इसमें ये लिखा हुआ है
पाकिस्तान पोस्ट जो है उसके जो हालात हैं बड़े ख़राब हैं, पैसे नहीं हैं उसके वर्कर्स को देने के लिए और बहुत परेशानी है। तो इसलिए जो लोग भी अपने यूटिलिटी बिल्स देने के लिए आते हैं पोस्ट ऑफिस में या अपने किसी काम से पोस्ट ऑफिस आते हैं, उनको कहा जी। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान पोस्ट में अब ये कहा जा रहा है कि जो भी जाए यूटिलिटी बिल्स देने, कोई खत पोस्ट करने, किसी किस्म का पार्सल भेजने, कुछ करने, तो जी 20 रुपीज़ का जो है या तो आप टिकट खरीद लीजिए या फिर एनवेलप खरीद लीजिए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज नहीं मिल रही हैं और इसी किस्म की दूसरी बातें कही जा रही हैं। खैर, यहाँ से हम चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं जी एक वीडियो। सबसे बड़ा मसला यह है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट करता है। कोई मुझे दुनिया में मुल्क बता दें, कोई ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, कोई बता दें जिधर प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट करता है। यह है बुनियाद पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, उसको क्या पता है क्रिकेट का। और वो प्राइम मिनिस्टर जिसने सारी जिंदगी सिफारिशियों को आगे लेके आया है, जिसको मेरिट का स्पेलिंग भी नहीं आते, उसने एक इलेक्शन फिक्सर को पाकिस्तान क्रिकेट फिक्स करने के लिए लिया है, नजम सेठी को। देखें, आप नौकरी लेते जाते हैं, आपसे पूछते हैं ना कि आपका तजर्बा क्या है, जॉब एक्सपीरियंस क्या है। नजम सेठी का क्या जॉब एक्सपीरियंस है? उसको जो क्रिकेट का हेड बना दिया है, उसने जो पाकिस्तान क्रिकेट से होना था वो होगा। क्योंकि जब आप ऊपर एक आदमी को ले आते हैं जिसको समझ ही नहीं, अगर पाकिस्तान को क्रिकेट को ठीक करना है, जब तक हम पाकिस्तान को क्रिकेट को नंबर 1 डीपोलिटिसाइज करें, इसको एक इदारा बनाएं, इसको निकालें कि प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं है, वो तब बनेगा जबकि आप एक क्रिकेट की पहले कमेटी बनाएं। मैं रिकमेंड करूंगा, बड़े अच्छे नाम है, एहसान मानी आईसीसी के वो चेयरमैन रह चुके हैं। इस तरह का एक आदमी को लेके जो मैनेजरियल स्किल्स भी जानता है। आरिफ अब्बासी साहब का नाम नहीं, मैं उस बात कर रहा हूं जिस आदमी को, जो एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है, जिनको शौक नहीं है बनने का। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि पहले उनको लेके आए, क्रिकेट का ढांचा ठीक करें, फिर इलेक्शन करवाएं। जी बिल्कुल। तो आपने देखा इमरान खान साहब क्या कह रहे थे जी, क्रिकेट का ढांचा सही करें, उसके बाद फिर उसमें लोगों को लाएं जी, कमेटी बनाएं, तो फिर लोग उसमें डिसाइड करेंगे कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा। और ये चीज प्राइम मिनिस्टर के डिसाइड करने की नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। और ये तंज वो किस पे कर रहे थे? ऑब्वियसली वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे। तो फिर खान साहब, ये आपने जो है रमीज राजा साहब को किस चक्कर में जो है वो चेयरमैन जो पीसीबी लगा दिया है। और आजकल तो आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं ना, या आपको पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? या आप फिर कह देंगे कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, जैसे एक जमाने में कहा जा रहा था। क्या बल्कि आपके खुद की स्टेटमेंट मौजूद है कि आपने कहा कि मुल्क में इतनी जो है परेशानी है, इतनी गुर्बत है, लोग परेशान है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? तो आपसे आपकी जो करंट मिसेज है उन्होंने कहा था कि जो यानी जो मौजूदा अभी जो आपके पास फिलहाल जो नई बेगम है आपकी, उन्होंने कहा कि लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो आप ही हैं। तो फिर आपने कहा था, ओ मुझे फिर याद आया कि वाकई में प्राइम मिनिस्टर तो मैं खुद ही हूँ। तो इस तरह के खैर यू टर्न खान साहब लेते रहते हैं और आप लोगों को अच्छे से मालूम ही है कि खान साहब के यू टर्न लेने की आदत है। लेकिन इससे पहले हम न्यूज में आगे बढ़े, आप लोग मुझे ये बताइए कि वो शहबाज गिल साहब, वही आलू पालक वाले, उनके घर जाके आपने वो चूल्हा बंद किया या नहीं किया जो उनकी दादी अम्मा चलता हुआ छोड़ के आ गई थी? सुनिए जरा। मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही थी जिस वेले पाकिस्तान बनने का ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड्ड के आ गई सी। इत्थे असी अपने भरे भरे होए घर, अपने डंगर, अपने वेलने चलदे होए छड्ड के जी। तो आपको याद आ गए होंगे ये साहब, तो बिल्कुल इनके घर जाके और जी चूल्हा बंद कर दिएगा। और ये कहाँ से, अलीगढ़ से, के पता नहीं कहाँ से कह रहे थे आए थे। तो अलीगढ़ से मुझे याद आया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिस्टर जिन्ना यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पोर्ट्रेट था वो हटा दिया गया था। उसके ऊपर जी पाकिस्तान में बड़ा हंगामा हुआ और उन्होंने कहा, देखा जी देखा, ये इंतहा पसंद हिंदुओं का काम है कि उन्होंने मिस्टर जिन्ना का पोर्ट्रेट हटा दिया। और ये लोग जो है ना इसी तरह करते हैं, बड़े जालिम हैं, बड़े गलत लोग हैं। लेकिन मुझे ये भी पूछना था कि उनको तो आपने कह दिया था कि ये जालिम हिंदू हैं, जनूनी हिंदू हैं, जिन्होंने
یہ پورٹریٹ ہٹا دیا، اس کے اوپر تو بہت آپ لوگوں کو غصہ آ رہا تھا پاکستان میں. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو یونیورسٹی سے ڈاکٹر عبدالسلام کا نام ہٹایا گیا ہے وہ کس کا کام ہے؟ کیا وہ جن مسلمانوں نے کیا ہے وہ بہت بڑے جہادی ہیں اور بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں اور بڑے انہوں نے بہت عظیم کام کیے؟ کیا کہیں گے آپ ان کو؟ یہ ان کو بھی آپ کہیے نا پھر کہ جنونی مسلمانوں نے اور یہ انتہا پسند مسلمانوں نے اور یہ دیوانے اور خر دماغ قسم کے مسلمانوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہمارے نیشنل ہیرو ہیں ان کا نام جو ہے وہ یونیورسٹی سے ہٹا دیا اور اس کے اوپر کسی نے کچھ بولا نہیں، کسی کو شرم نہیں آئی، کسی کو غیرت نہیں آئی، جیسے کہ یہ چیزیں آج کل ہم لوگوں میں پائی نہیں جاتی. چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اسی وجہ سے ہم FATF کی لسٹ میں ہیں کیونکہ ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں تو کیا کہا جائے. خیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ویڈیو اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں لوگوں کی کیا حالت ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے، تو وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں. یہ میری گاڑی ابھی فیصل آباد سے آئی ہے تو ایک اللہ کے بندے نے ہمارا نقصان کیا ہے. یہ ادھر لانا ذرا کیمرہ. یہ دیکھیں جی LCDs لگی ہوئی ہیں گاڑی میں، وہ بندہ LCD ہی اتار کے لے گیا ہے اور یہ وائر دیکھیں کیسے پھینک گیا ہے. آگے والی بھی LCD ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں ساری. ٹھیک ہے تو میرے بھائی آپ کو کیا ملا؟ 33,000 کی LCD ہے. کیا کر لو گے اس کا؟ کتنی دیر کھا لو گے اس کو بیچ کے؟ تو پلیز آپ لوگوں کے لیے لگائی ہوئی ہیں یار، پلیز آپ کی مہربانی ہے یہ کام نہ کریں. خدا دیکھا آپ نے لوگ مطلب چوریاں کر رہے ہیں، بیگ چھین رہے ہیں، موبائل چھین رہے ہیں اور اسی طرح کی 2 نمبریاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں پاکستان میں. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے بعد ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب ان چیزوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کا ریزن یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے، لوگوں کے پاس فیس نہیں ہے دینے کی اسکول میں بچوں کی، اور لوگوں کے پاس یوٹیلیٹی بلز دینے کے پیسے نہیں ہیں اور قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں جی گھبرانا نہیں ہے. اور خان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو عوام جو ہے یعنی جو ہماری پبلک ہے وہ تھوڑا سا گھبرا لے، اس لیے کہ سر یہ آپ نے گھبرانا نہیں کہہ کے تو لوگوں کی واٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح کی سچویشن یہاں پہ بنی ہوئی ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ آپ نے ساری، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو فورن پالیسی ہے وہ بھی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے اور آدھی سے زیادہ دنیا کے ساتھ ہمارا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے اور اس لیے ہمیں جو ہے نہ تو وہ FATF سے نکال رہے ہیں اور نہ ہی کوئی خاص ہمیں فنڈز آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ ہوا کھائیں کہ کیا کریں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن خیر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں فضول کی باتیں تو کرتی نہیں ہوں، اس لیے میں آگے بڑھتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جی دوسری ویڈیو. روپیہ جون 2013 میں $1 100 کا آتا تھا. $1 100 کا تھا. آج 2018 میں $1 125 کا پہنچ گیا. یعنی کہ اس کا مطلب کہ اگر آپ کے بینک کے اندر 2013 میں $125 پڑا تھا، آج صرف $100 رہ گیا ہے. دیکھا آپ نے خان صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اور آج ڈالر کے مقابلے میں اگر روپے اور ڈالر کو کمپیئر کریں تو جی ڈالر جو ہے وہ 166 روپیز کا ہو چکا ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جب مہنگائی بڑھتی ہو، جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو، جب جابز نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم چور ہے. تو خان صاحب آج یہی کچھ سچویشن ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پینے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہیلتھ میں کچھ فیسلٹیز نہیں ہے، میڈیسنز کے دام کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں. تو پھر پرائم منسٹر چور ہے؟ ایسا میں نہیں کہہ رہی، ہم نہیں کہتے زمانہ کہتا ہے. یہ ایک گانا تھا پرانا، میرے خیال ہے زینت امان تھی، ریڈ کلر کا سکرٹ پہن کے بڑے مزے کا کر رہی تھی. تو وہ زینت امان سے مجھے یاد آیا کہ اچھا خیر چھوڑیں سر، آپ کو بھی کیا پرانی باتیں یاد دلانی. ہم آگے چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہا یہ گیا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی
पहले उन्होंने हमें थ्योरी पढ़ाई कि जी जो है वो करप्शन जो है किस तरह से होती है, और प्राइम मिनिस्टर जो है अगर वो ध्यान ना दे और वो खुद करप्ट हो जाए तो फिर इससे इस तरह से करप्शन हो सकती है, चोरियां हो सकती हैं और महंगाई बढ़ सकती है। उसके बाद ये बातें उन्होंने की जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। फिर ये थी जी थ्योरीज, और उसके बाद जी उन्होंने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया खान साहब ने, और उसके बाद जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने तमाम पब्लिक की, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि वाट लगा दी, और अब सबको समझ आ गई है कि असल में होता क्या है और करप्शन कैसे चलती है। नवाज शरीफ साहब की जायदादों को ढूंढने का एक सिलसिला चल पड़ा था, और कहा जा रहा था उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वहां पे प्रॉपर्टीज हैं, उनके इधर बैंक अकाउंट्स हैं, उनके उधर बैंक अकाउंट्स है। ये करते करते उनके तो कोई ठीक से मिले नहीं लोगों को बैंक अकाउंट्स वगैरह, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, या जो हमारे बिजनेस टाइकॉन किस्म के जर्नल्स हैं, रिटायर्ड जर्नल्स आप जानते हैं ना बहुत से, वही जी फौजी सीमेंट और ब्रेड और पेम्पर और पता नहीं क्या क्या, तो इन सब की प्रॉपर्टीज निकल आई, इन सब की जायदादें निकल आई, इन सब के बैंक अकाउंट्स कई लोगों के पता लग गए। और ये तो वही बात हो गई कि जी जैसे कोलंबस ने कहा था कि मैंने भारत डिस्कवर करना है, तो भारत तो उसको डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन उस चक्कर में वो उसने अमेरिका डिस्कवर कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरह से इन लोगों का भी सिस्टम है कि इन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब की जो है वो प्रॉपर्टीज और पैसों का पता लगाएंगे। ये करते करते वो तो हुआ नहीं, उल्टा इनके अपने खुद के जो वो जिसे कहना चाहिए ना सारे के सारे सीक्रेट्स जो थे वो आउट हो गए, और अक्सर लोगों को पता है कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। खैर हम एक रिपोर्ट या कहना चाहिए एक वीडियो और देखते हैं। या उसके साथ देखा जाए तो वहां पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम हुई है। 2018 में तरक्की की शरह 5.5% थी, अभी 3.3% हो गई है। महंगाई 4% थी 2018 में, इससे 8% है। महंगाई में इजाफा हुआ ऑब्वियसली। पेट्रोल 88 रुपए से 119 रुपए फी लीटर हो गया। बिजली गैस कीमतों में दुगना, और अब सुना है और मजीद इजाफा होगा IMF की वजह से। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतें 500 गुना बढ़ी, 500 टाइम्स की बात हो रही है इस वक्त। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपए फी किलो थी, अब 105 रुपए फी किलो बिक्री है, ख्वाह ब्लैक है या व्हाइट का है, लेकिन इतने की बिक्री है। सरकारी इदारों का खसारा जो है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 1400 अरब रुपए से बढ़कर 3 साल में 2400 अरब तक पहुंच गया। इसमें बड़े बड़े सरकारी इदारे जो है वो फ्लड की तरह बहे हुए। गर्दिशी कर्जा जो है 3 साल में भी यह हुकूमत जो है गर्दिशी कर्जा खत्म नहीं कर सकी। 1150 अरब रुपए नवाज शरीफ दौर से लेकर अब 2400 अरब रुपए हो चुका है। इतना इसमें इजाफा हुआ है। जराइम में इजाफा हुआ, पुलिस इस्लाहत ना हो सकी, अदालती निजाम की इस्लाहत ना हो सकी, बल्दियाती निजाम के हिसाब से इलेक्शन ना हो सके, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, गवर्नर हाउस, प्रोटोकॉल सिस्टम, ये सब कुछ खत्म ना हो सका। कराची की तरक्की का वादा था पूरा ना हो सका। PTB हुकूमती असर से आजाद ना हो सका। ये वो बातें बता रहा हूं जिनके मंशूर में लिखी हुई है। स्टील मिल नहीं चला सके। 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे गए हैं। और पंजाब तो एक ऐसा बड़ा यहां पर तो एक मैदान सर्कस लगी हुई है कि आज भी आप देखें कि 5-6 IG तो जो चेंज हुए आज फिर जो है कोई 6ठी दफा, 7वीं दफा, 8वीं दफा ब्यूरोक्रेसी भी चेंज हो गई है। एहतसाब का नारा भी ऑब्वियसली हमें पता है कि इनके मंशूर में जो था वो एक तमाशा बन के रह गया। ये तमाम जी, तो आपने सुना, लेकिन अजीब सी बात यह है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम्स में फेल हो जाता है तो वो नॉर्मली अपनी रिपोर्ट कार्ड को छुपा देता है और अपनी मम्मी पापा से भी कहता है कि किसी को मत दिखाइएगा। लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बुरी तरह से फेल होने के बाद भी जो है तरह तरह के अपने इवेंट्स करते रहते हैं, और रिपोर्ट कार्ड जो है वो सबको दिखाने की बात हो रही होती है और दिखाई जा रही होती है, जो कि सभी जानते हैं कि हर सब्जेक्ट में उबला हुआ यानी बॉइल्ड एग मिला है, 0। लेकिन फिर भी खान साहब कहते हैं नहीं जी नहीं, मैंने तो मतलब करना है, फंक्शन करना है, मैंने वहां जाके भाषण भी देना है और परफॉर्मेंस भी बतानी है, और उसके बाद जो है वो कोई सवाल करो तो कहेंगे अब्बा डब्बा जब्बा। तो अब ये अब्बा डब्बा जब्बा कब तक चलेगा खान साहब? अब तो लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है ना। अब तो आपको पता है कि ऑलरेडी 3 साल तो गुजर ही चुके हैं, अब 1.5-2 साल और रह गए हैं। तो अब आप अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे भी रखेंगे तो बस फिर तो समझिए कि बस गई भैंस पानी में। तो खैर हम आपको ये बताते चले जी कि आगे हमारे साथ अब यही होने वाला है कि 3000 लोगों को जो है वो इस्लामाबाद में, जैसे मैंने पहले बताया, रखा जाएगा होटल्स में, किसी को यूनिवर्सिटी में, किसी को कॉलेज में, कहाँ कहाँ इन्होंने जगह बनाई है। लेकिन जाहिर है कि ये सब पैसे का खेल है, मगर ऐसा नहीं है कि खान साहब अपने ऊपर बचत नहीं कर रहे। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी जो है वो एक क्लिप दिखाया था बुशरा बीबी वाला, और उसमें उन्होंने कहा था
कि हम पूरी तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो सेविंग कर रहे हैं, अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहे। और अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा पिंकी आप लोगों से मुखातिब हूँ। खातून अव्वल बनने के बाद ये कोई पहला लंबा चौड़ा खिताब है जो मैं कर रही हूँ, और शायद आखिरी भी हो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खान साहब एक निहायत सादा तबीयत आदमी है, बेइंतहा सादगी उनकी तबीयत में। यानी कि आप ये समझिए कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के और चाय दम दे लेती हूँ, तो खान साहब ने कहा है कि 2 प्याली चाय हम दोनों मियां बीवी को चाहिए, तुम 1.5 बनाया करो, आधा कप चाय का बचा करेगा, पौनी प्याली दोनों पी लिया करेंगे। मैं हॉट पॉट में चाय दम नहीं देती, मैं टिकोजियां नहीं चढ़ाती, मैं खान साहब का मोजा चढ़ा देती हूँ। चाय गर्म रहती है और एक अजीब सी खुशबू होती है, काफी देर तक दिमाग पे एक नशा से रहता है। इतने मजे की चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी। मोजे का दम, सोचें, लोग दम कराने मेरे पास आते हैं, मैं तो खुद मोजे से दम करती हूँ। खान साहब इतने सीधे आदमी, मेरा पिछला मियाँ था ना, 6 ठुड्डे मैंने उसमें सुबह मारने होते थे तो वो खड़ा होता था। खान साहब को मैं कान पकड़ नहीं खड़े रहते हैं। सादगी का ये आलम है जनाब। हम दोनों मियां बीवी के पास एक जोड़ चप्पल है, सीधे पांव में वो पहनते हैं, उल्टे में मैं पहनती हूँ। सारा दिन लंगड़ी पाला खेलते खेलते गुजर जाते हैं हमारा, है जैसे हम दिन काट रहे। दिल पे पत्थर रख लिए मैंने, दिल पे पत्थर रख लिए मैंने। खां जी से कहा, एमरल्ड्स, फायर, रूबी, डायमंड्स, जो भी दो, मैं कोई अपने जेवर में नहीं चढ़वाऊंगी, मैं दिल पे रख लूंगी। अपने सारे पूरे पत्थर मैं अपने दिल पे रखूंगी इस कौम के लिए। बड़ा प्यार है हमारी इस कौम से। और अगर जो आप लोगों ने मेरे बारे में कोई बकवास की ना, मौत की नसीब। जी, तो आपने देखा, हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सेविंग कर रहे हैं खान साहब, और ये बात अब सभी को मालूम हो गई है। खैर, यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग ये कहते हैं ये मैं किस तरह की वीडियो बनाती हूँ, ये कितनी नॉन सीरियस वीडियो है, और ये वो वगैरह वगैरह पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, तो उन सब के लिए यही है कि जी अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद तो आप मत देखिए और जाके अपनी भैंस चराइए। हम कौन सा आपको घर से पकड़ के लेकर आते हैं कि नहीं जी आपने हमारी वीडियो देखनी ही देखनी है। तो हमारी वीडियो सिर्फ वो लोग देखें जो अपना दिमाग साइड पे रख के बैठते हैं और जिनको न्यूज़ चाहिए मगर टेंशन के साथ नहीं। तो बिल्कुल सब अच्छे का ही सोचिए और सब अच्छा होगा, और होपफुली आप लोग जब पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो अपना बिल्कुल ख्याल रखिए, और अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, सबका। और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है आपने। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।